तो हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं वो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, या हम शॉर्ट में कह सकते हैं STR थ्योरी। इसे प्रपोज्ड किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जो फिजिक्स के अंदर एक फंडामेंटल या जर्नल थ्योरी कही जाती है। इस थ्योरी ने डिस्क्राइब किया था मेनली स्पेस टाइम एंड लॉज ऑफ फिजिक्स के बीच का रिलेशनशिप। इसके दो मेन पोस्टुलेट होते हैं। पहला पोस्टुलेट है द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी एंड सेकंड पोस्टुलेट होता है द कांस्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम पहले लॉज को पहला जो पोस्टुलेट है उसे डिस्क्राइब करते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। The laws of physics are the same for all observers in uniform motion। या फिर ये स्टेटमेंट इसका हम कह सकते हैं the laws of physics are the same in all inertial frame of reference। यानी कि जितने भी हमारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे, तो फिजिक्स के जितने भी लॉ हैं वो सारे ही इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम रहेंगे। अच्छा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ पे जो हमारा मोशन होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है, या फिर जो है वो फ्रेम रेस्ट की कंडीशन में रहता है, हम ये कह सकते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, जहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी v रहती है उसे हम 0 लेते हैं। तो ये तो हुई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात। तो पहला पोस्टुलेट यही कह रहा है कि जितने भी हमारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे वहाँ पे फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होगी। दैट देयर इज नो एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड ऑल मोशन इज रिलेटिव। यानी कि यहाँ पे कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एब्सोल्यूट नहीं है ना। एंड जो मोशन है वो क्या है, रिलेटिव मोशन है। रिलेटिव मोशन का मीन्स होता है कि ये ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो देखे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है। यहाँ पे हम बढ़िया एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लीजिए अगर आप ट्रेन में बैठे हो तो आपको जब आप आपकी ट्रेन चल रही है और प्लेटफॉर्म पे जो बैठे हुए लोग हैं वो आपको मोशन में दिखाई देंगे। और सेम वही चीज़ है कि प्लेटफॉर्म पे जो लोग बैठे हुए हैं, ट्रेन अगर चल रही है जबकि आप ट्रेन में बैठे हो, तो वो ये ऑब्जर्व करेंगे कि आप मोशन में हो। ठीक है, तो कुछ ये पोस्टुलेट होता है द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी का। सेकंड पोस्टुलेट देखते हैं कि क्या रहेगा। सेकंड है हमारा सेकंड लॉ, द कांस्टेंसी ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज द सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर। दिस मीन्स दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज अ कांस्टेंट। कहने का मतलब है कि जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है, जिसे हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जितने भी ऑब्जर्वर हैं आपके, मान लो आप एग्जाम्पल ले लो, आप पृथ्वी पे हो, आप एक ऑब्जर्वर हुए, या फिर कोई ऑब्जर्वर स्पेस पे होता है तो वो भी ऑब्जर्वर है। तो दोनों के लिए ही जो लाइट की स्पीड है वैक्यूम में वो क्या होगी, सेम होगी। सारे ही ऑब्जर्वर के लिए ये सेम होगी। तो लाइट की जो स्पीड है वो चेंज नहीं होने वाली है ना। इसकी एक फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यू भी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होगी एंड इट इज़ द सेम इन ऑल डायरेक्शन। और ये ऑल डायरेक्शंस में भी क्या होती है, सेम होती है। अब आता है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रिजल्ट्स क्या रहे थे, जो मेन रिजल्ट हैं वो क्या थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ बात करते हैं स्पेशल रिलेटिविटी के मेन रिजल्ट्स क्या रहे, उसकी भी डिस्कशन हम यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम डायलेशन की। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो हमारे मूविंग क्लॉक होते हैं वो कंपैरिजन टू स्टेशनरी क्लॉक, यानी कि ऐसे क्लॉक जो रेस्ट की कंडीशन में है, तो उनसे क्या है, ये बहुत ही धीमे चलते हैं। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट लगता है, यानी कि अगर कोई भी ट्रैवलर स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब जो है ट्रैवल करे तो उसके लिए जो टाइम है वो बहुत ही स्लो हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद आता है लेंथ कंट्रैक्शन। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है, अगर हम वहाँ से चीज़ों की लेंथ देखें कि क्या है, तो हम पाएंगे कि वो बहुत ही शॉर्टर होती है, बहुत ही छोटी होती है। अगर बहुत ही आसान शब्दों में कहें कि अगर कोई चीज़ स्पीड में है, ठीक है, अगर कोई चीज़ स्पीड में है, तो अगर कोई ऑब्जर्वर उस चीज़ को, उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है कि वो ऑब्जेक्ट स्पीड में है, तो वो ऑब्जेक्ट उसको बहुत ही छोटा दिखाई देगा। फिर अल्बर्ट आइंस्टीन की बात कर रहे हैं, तो E = mc² इक्वेशन की बात क्यों ना हो भला। यहाँ पे मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन की बात हम करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस इक्वेशन है। E = mc²। एनर्जी और मास एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। इनको फेमस इक्वेशन E = mc² के थ्रू जो है एक्सप्रेस किया जाता है। यहाँ पे E एनर्जी है, M क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, और C तो आप जानते हैं क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। अगर हमारा किसी ऑब्जेक्ट का मास बहुत कम भी होगा तो भी उससे बहुत ज़्यादा ही एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, राइट। रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी कहने का मतलब, ये जो रिजल्ट है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक ऑब्जर्वर है और दो अलग अलग घटनाएं हो रही हैं, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर ये ऑब्जर्व करता है कि ये जो दो अलग अलग घटनाएं हैं एक ही टाइम पीरियड में हो रही हैं, जबकि इसके अपोजिट अगर कोई ऑब्जर्वर मोशन या स्पीड में है तो वो ये ऑब्जर्व करेगा कि वही घटनाएं अलग अलग समय पर हो सकती हैं, ठीक है। दो घटनाएं हैं और वो अलग अलग समय पर हो रही हैं, ये अगर कोई ऑब्जर्वर मोशन या स्पीड में होगा तो ऑब्जर्व करेगा। उसके बाद है हमारा रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी है या स्पीड है, इसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो वेलोसिटी या स्पीड जनरली सेम ही होता है, सेम ही उसको लेते हैं। तो यहाँ पे खैर हमने लिखा है v1 + v2, तो ये नॉट एप्लीकेबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये माना जाता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग कि जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट की जो वेलोसिटी है वो एक ही होगी, उसमें कोई दूसरी स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी हम ऐड नहीं कर सकते, तो इसीलिए v1 + v2 इज नॉट एप्लीकेबल। अब हम इसके ज़रूरी यूज़ और एप्लीकेशंस पढ़ेंगे यहाँ पे कि किस फील्ड में इसका क्या एप्लीकेशन होता है, इस थ्योरी का क्या यूज़ रहा होगा। सबसे पहला है हमारा यहाँ पे जीपीएस सैटेलाइट। तो जीपीएस सैटेलाइट में इसका यूज़ इस तरीके से होता है कि जीपीएस सैटेलाइट बहुत हाई स्पीड में ट्रैवल करते हैं और जो स्पेस की घड़ियाँ होती हैं वे पृथ्वी की घड़ियों के अकॉर्डिंग बहुत स्लो चलती है। तो इसीलिए रिलेटिविस्टिक्स कैलकुलेशन का यूज़ करके इन घड़ियों को एडजस्ट किया जाता है, यानी कि जो पृथ्वी का टाइम है और स्पेस का टाइम है, इन दोनों को मिला के रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशन का यूज़ करके इन घड़ियों को इस प्रकार से एडजस्ट किया जाता है कि जो एक्यूरेट कैलकुलेशन है उसे किया जा सके और सैटेलाइट की एक जो नेविगेशन हो रही है उसका सही टाइम पीरियड पता लगाया जा सके, वरना इसमें बहुत एरर होगी अगर हम रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशन की अप्रोच ना लें। उसके बाद सेकंड है हमारा पार्टिकल एक्सीलरेटर। इसमें किस प्रकार से यूज होता है, इनमें एक विशेष प्रकार की डिवाइस LHC होती है जिसे हम लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर भी कहते हैं। तो इन डिवाइस का यूज करके जो इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं उसे स्पीड ऑफ लाइट के करीब लाना होता है, तो इसको करीब लाते हैं, एक्सीलरेट कराते हैं। जब ऐसा हो जाता है तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इसका जो रिलेटिविस्टिक मास है वो बढ़ जाता है। फिर ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड को इस प्रकार से डिज़ाइन करते हैं कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो कर्वडली मोशन, जो उनका पार्टिकल की जो मोशन है वो कहीं भी आराम से पार्टिकल मूव कर जाए, मुड़ जाए और उनका कर्वडली मोशन बहुत अच्छा हो। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, एक्सीलरेट नहीं कराएंगे, तो हमारे जो पार्टिकल एक्सीलरेटर हैं ये एक्सीलरेट नहीं करेंगे और ये वर्क नहीं करेंगे।
न्यूक्लियर एनर्जी में इसका यूज़ किस तरीके से रहता है, तो न्यूक्लियर एनर्जी में जो हमारी आइंस्टीन इक्वेशन है जो बहुत ही फेमस है, E=mc², तो इसमें रिलेटिविस्टिक्स अप्रोच होती है इस इक्वेशन में, ये उसी का रिजल्ट है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। उसके बाद हम देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि यहाँ पे लिखा है गोल्ड्स कलर। तो सोने के रंग में क्या इनका योगदान होता है इस थ्योरी का और रिलेटिविस्टिक अप्रोच का, ये हम देखते हैं। सोने का जो येलो कलर होता है वो रिलेटिविस्टिक्स इफेक्ट के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन काफी तेज गति से मोशन करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, बढ़ जाता है, और ऑर्बिटल लेंथ कंट्रैक्शन के कारण न्यूक्लियस के करीब आ जाते हैं। जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो लेंथ कंट्रैक्शंस के कारण न्यूक्लियस के करीब आ जाते हैं और एनर्जी लेवल चेंज होता है। जो गोल्ड होता है, हमारा सोना है, वो ब्लू कलर को एब्जॉर्व कर लेता है और गोल्ड येलो रंग में दिखाई देता है या चमकता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना। तो कुछ ऐसा यूज है यहाँ पे। उसके बाद लास्ट में हम पढ़ते हैं मरकरी इन थर्मामीटर। पहले तो जान लो जो थर्मामीटर के अंदर मरकरी पाई जाती है। थर्मामीटर का यूज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जाता है। जनरली जब हम बीमार होते हैं या कोल्ड वगैरह हो गया होता है, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, तो हाँ, जो वो थर्मामीटर देते हैं उसी थर्मामीटर की बात कर रही हूँ, उसमें मरकरी पाया जाता है। मरकरी का काम क्या होता है, मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, मरकरी की एबिलिटी होती है। प्लस मरकरी यूज क्यों किया जाता है थर्मोमीटर में, वो इसलिए यूज किया जाता है कि मरकरी एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है, और जो कि कंडक्टर होता है तो फिर वो हीट टेम्परेचर को बहुत अच्छे से मेजर कर सकता है, उसमें ऐसा फिनोमेना वर्क करता है। खैर, रिलेटिविटी का क्या यहाँ पे एक योगदान है, तो रिलेटिविटी इफेक्ट के कारण ही मरकरी लिक्विड फॉर्म में रहती है। अगर रिलेटिविस्टिक अप्रोच नहीं होगी उसमें, तो मरकरी सॉलिड फॉर्म में हो जाएगी। तो लिक्विड फॉर्म में बने रहने के लिए इसमें रिलेटिविटी इफेक्ट की आवश्यकता होती है, जो कि यूज भी होता है। मरकरी के इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ लाइट के काफ़ी करीब पहुंच जाते हैं, और ये मरकरी लिक्विड को बनाए रखने में, मरकरी को लिक्विड फॉर्म में बनाए रखने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज रहता है। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मैं काफ़ी दिन बाद अपने किसी वीडियो में कह रही हूँ, और वो इसलिए कि क्लासिकल मैकेनिक्स के बहुत सारे वीडियो लेक्चर मैंने बनाए रखे हैं अपने चैनल पे, तो वो आपको इजीली मिल जाएंगे, प्रोवाइड हो जाएंगे। और मैंने इससे पहले गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पे वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं, लिमिटेशंस ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, और इस बार इंक्लूड कर दिया है। ये वीडियो था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।